वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2018 का जो पेपर है इसका पार्ट सेकंड जो है उसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक, ठीक है, जो क्वेश्चन है उनको हम आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन जो थे उनको हमने सोल्व किया था और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप अगर पार्ट 1 देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है 26 नंबर है, टैक्स बायंसी इज एक्सप्रेस, ठीक है, जो कर उत्प्लावता है उसको हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए कर उत्प्लावता जो टैक्स बायंसी वो एक तरह से क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका कर राजस्व, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है अपॉन जो जीडीपी है या आय है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, टैक्स बायंसी कहते हैं, ठीक है। जो कर उत्प्लावता होती है वो क्या दर्शाती है कि जीडीपी में 1% का अगर चेंज होगा तो उससे जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज होता है। तो कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में प्रतिशत परिवर्तन, और इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, कर राजस्व में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो आपका होता है डेल्टा टी बी अपॉन हो जाएगा आपका टी बी, और इसमें मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए इसको। तो ये आपके पास में क्या आ गया, जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, किसका डिवाइड कर देंगे, जो इनकम है जीडीपी है उसमें किसका कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, डेल्टा टी बी अपॉन टी बी, और अगर हम इसको ऊपर ले आए इस चीज को दिए क्या हो जाएगा, y अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा वाई को हमने इधर लिख दिया और ये जो टीबी है उसको हमने इधर लिख दिया, मतलब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसको आप और चेक कर लीजिए एक बार, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस तरीके से एक दूसरे की तरफ इनको ट्रांसफर करके फिर देख लेना, तो लास्ट में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आय कर हैं वो किस सिद्धांत पे आधारित हैं। तो आय कर के अंतर्गत हम देखते हैं का एक लेवल होता है, उस लेवल से जितनी आय ज्यादा होती है उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स है, आय कर है, वो एक तरह से एबिलिटी टू जो पे है, ठीक है, इस सिद्धांत पे आधारित है। जो कर दे क्षमता होती है, कितना लोग कर चुका सकते हैं, उस सिद्धांत पे एक तरह से ये आधारित है। नेक्स्ट है, विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग ए वेलफेयर इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट, ठीक है। जो बाहिताएं हैं उन स्थितियों में जो कल्याण है उसको प्राप्त कब किया जा सकता है। तो रेगुलेशन भी होना चाहिए, नियमन, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, बार्गेनिंग ये भी हो सकता है, और पिगोवियन टैक्स, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे सही हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट, जो सार्वजनिक बजट है उसमें पूंजीगत प्राप्ति कौन सी है इनमें से, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हिंदी में होता है पूंजीगत प्राप्ति, और पूंजीगत प्राप्ति या कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी रिसिप्ट्स, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिसके बदले में सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब सरकार की देयता उत्पन्न होती है। देयता मतलब लायबिलिटी मतलब हो गया कि उसको वापस चुकाना पड़ता है, तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जिससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उसमें कमी आ जाए, मतलब सरकार अपनी कोई संपत्ति बेच दे, कोई फैक्ट्री जैसे बेच दी, उससे जो पैसा है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। जो बोरोविंग्स हैं, जो उधार लिया गया है लोगों से, वो वापिस चुकाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहा है, ये देयता लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स।
नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो ये हो जाएगा आपका जो फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, जो अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति है वो कब प्राप्त होगी। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मसग्रेव ने। और मसग्रेव ने क्या बताया था कि जो सीमांत त्याग है, ठीक है, सीमांत सामाजिक त्याग, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है, जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल सोशल बेनिफिट के, MSB के। ये दोनों जहां पे बराबर होते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक तरह से क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स डील्स विद, कर का जो वैधानिक भार है, ठीक है, कर का वैधानिक भार का मतलब क्या होता है कि वास्तव में जो कर चुकाता है, जैसे सरकार ने किसी प्रोड्यूसर उत्पादक के ऊपर कर चुकाया है और सारा अगर वही चुका देता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मानना कि हम मान ले कि 50 रुपए का टैक्स लगा है, ठीक है, उसमें से 40 रुपए उसने चुका दिए और 10 रुपए कंज्यूमर ने चुकाए। इसका मतलब जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है स्टेट्यूटरी, ठीक है, 10 किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर, और 40 किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर। मतलब जो चुकाता है, ठीक है, अंतिम रूप से जो उसका बर्डन भार सहन करता है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, स्टेट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, ठीक है, कर का वैधानिक भार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट में जिसका भी नाम लिखा होता है, ठीक है, जो चुकाता है, जो अंतिम रूप से उसका भार सहन कर रहा है, ठीक है, जो टैक्स चुकाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप डिस्क्राइब बाय द एक्सपेक्टेशंस augmented Phillips curve is correct in which of the following। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व जो है वो लॉन्ग रन में एक तरह से कैसा बन जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से एक्सपेक्टेशंस जो है प्रत्याशाओं के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल दीर्घकाल में। नेक्स्ट देखिए, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, ठीक है, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जहाँ पे एक तरह से क्या होता है, ए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर विच द चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, शून्य के बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, न्यू केन्जियन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन प्राइस एंड वेज स्टिकनेस, ठीक है, कीमत और मजदूरी की जो स्थिरता हम कह सकते हैं, ठीक है, स्टिकनेस है, उसको समझाने के लिए जो नव केन्सियन अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है, ठीक है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हैं, मेनू कॉस्ट हैं, बिहेवियर बेस्ड ऑन बाउंड एंड रेशनलिटी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये सारे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इफेक्टिव डिमांड इन ए मार्केट इज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस विच अकर व्हेन परचेजर्स आर कांस्टेंट इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, नेशनल डिमांड इज द डिमांड दैट अकर्स व्हेन परचेजर आर नॉट कांस्टेंट इन एनी मार्केट। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है, दोनों सही हैं। अगला देखिए, फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मुख्य प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन
फर्स्ट, ठीक है, बिजनेस साइकिल फिनोमिनन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल एज्यूम न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, जो तकनीकी प्रगति है उसको तटस्थ किसने माना है? तो हेरोड डोमर मॉडल में भी तटस्थ माना गया है और सोलो का मॉडल, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हेरोड और सोलो दोनों ने जो तकनीकी प्रगति है, टेक्निकल प्रोग्रेस, उसको क्या माना है? न्यूट्रल। नेक्स्ट है, इन एन इकोनॉमी द जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीति के वो कितना है? 110 है। इफ द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15%, और जो जीडीपी है उसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 15% है, मतलब ये हो गया आपकी 115, और जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 110 है, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 5%, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन आईएसएलएम मॉडल, ठीक है। आईएसएलएम मॉडल का जो संतुलन है उसका प्रकृति क्या है? स्ट्रोक और फ्लो, ठीक है। स्ट्रोक एवं प्रवाह दोनों संतुलन को दर्शाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखिए, if marginal propensity to import is 0.1 and marginal propensity to consume is 0.7, the value of income multiplier, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस 0.7 और माइनस कर देंगे हम 0.1, तो ये हो जाएगा 1/0.6 0.4, और 1 में अगर हम 0.4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है, वो consistency in the wage share in national income would come about only when the elasticity of factor substitution, जो साधन प्रतिस्थापन की लोच है वो किस प्रकार की होगी? तो वो क्या होने चाहिए? इक्वल टू 1 होने चाहिए। ऑप्शन आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जेई मॉडल, जेई मिड, ठीक है। मिड का जो मॉडल है, आर्थिक वृद्धि का मॉडल है, उसके साथ में संबंधित नहीं है। मिड का जो मॉडल वो आया था 1961 में, ठीक है। इसको एक तरह से न्यू क्लासिकल मॉडल कहते हैं, जिसमें पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन और श्रम शक्ति की जो वृद्धि है, तकनीकी प्रगति है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, इन तीनों तत्वों के आधार पर आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका फोर्थ, ठीक है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन होता है, इकोनॉमी प्रोड्यूस कंजप्शन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ये भी माना गया है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन कंजप्शन एंड कैपिटल गुड, ठीक है, ये मिड ने माना है। तो आपका इसमें पूछा हुआ है कि नोट, ठीक है, विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एके मॉडल, ठीक है। एके जो ग्रोथ मॉडल है वो आया था आपका, एक तो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, वो आया था 1962 में आया था, ठीक है, 60 या 62 के पास आया था, और मॉडल था आपका y=ak। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ए का मतलब एक तरह से क्या है? टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट है, तकनीकी गुणांक हम कह सकते हैं, और यहाँ पे ये जो के है वो किसको दर्शाता है? भौतिक और मानवीय पूंजी को, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को दर्शाता है। और ये एक तरह से क्या है? एक मॉडल जो कोप डगलस उत्पादन फलन है उसी का रूप है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास जो होता है वो जो एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, उससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। जो एके मॉडल है वो एक तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न को नहीं मानता है, ठीक है, कांस्टेंट को माना गया है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फीचर फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू होल्ड गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो कैपिटल लेबर रेशियो है, ठीक है, अगर वो सेम है तो। नेक्स्ट है इन सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, सोलो का जो वृद्धि मॉडल है उसमें जो आउटपुट पर कैपिटा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल लेबर रेशियो के ऊपर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ड्यूजनबरी वाज द ओपिनियन दैट लेस डेवलप्ड कंट्रीज विल हैव सीरियस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू, ठीक है, जो ड्यूजनबरी है उनका क्या मानना था कि जो कम विकसित देश हैं, ठीक है, उनके लिए जो एडवर्स इफेक्ट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन के ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है लेबेंस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफोर्ट, न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत जो है थीसिस थ्रीट्स पॉपुलेशन एज ए फैक्टर दैट इज, ठीक है, पॉपुलेशन को उन्होंने क्या माना है, तो उन्होंने माना है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो इनकम है, आय है, उसमें कमी आएगी, ऑप्शन आपका तीसरा। फिर नेक्स्ट है वर्कर्स मस्ट ऑन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज गिवन राइज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ ग्रोथ मॉडल डेवलप बाय, ठीक है, ये किस ग्रोथ मॉडल की विशेषता है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पेजिनेटी। जो पोस्ट केन्जियन मॉडल है इसमें बताया गया कि जो आर्थिक एजेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक तो कौन होता है, वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, और दूसरे कौन होते हैं, पूंजीपति कैपिटलिस्ट होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, आय का समान अनुपात बचाते हैं, ठीक है, और ये जो मॉडल है वो कब डेवलप हुआ था, 1960 में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन ए।